तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर सर्कल। ये थर्ड क्लास है ना, सर्कल की थर्ड क्लास है। होमवर्क में डू योर सेल्फ 3 से लेके कहां तक थे, 8 तक थे। पूछो डाउट्स। बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। अरे तो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ही तो पुट करना। तो क्या होता है टेंजेंट टू द सर्कल? सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए 1 प्लस कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा। ओके, तो पार्थ पॉइंट ही पुट करना है, इसमें कुछ करना नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, 2x की जगह x प्लस एक्स वन हो गया। बस x1 की जगह वो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1। तो कैलकुलेशन गलत होगी कुछ तुम्हारे। क्या नहीं लिया? स्टार्टिंग में लिया था सर, इससे -2x भूल गया। अभी ये किया तो है, यहां पे कहां गया, नीचे लिखा हो जाएगा, ये सर। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे सर। नेक्स्ट आउट, डू योरसेल्फ 3 से कोई और डाउट? 4 से 3 का फोर्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। कैसे किया है सबने? हाँ सर यही काम किया, उसके बाद 1 और 1 पुट कर दिया। हां 1 और 1। दे रखा है ना पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने क्या किया है, अच्छा इन्होंने उल्टा कर लिया है। ओके, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये कह रहे हैं कि सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो और फिर कंपेयर कर दो, यही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं एक जनरल अप्रोच ही बता देता हूँ कि कोई लाइन अगर सर्कल की टेंजेंट है तो जनरल रूल हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो सेंटर से डिस्टेंस होगी टेंजेंट की, वो किसके इक्वल होगी, सॉरी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। क्या इक्वेशन देखकर तुम सेंटर बता सकते हो ओरली? क्या हो जाएगा, 1 कॉमा -1, ये सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 कॉमा 1। रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से निकालोगे तो रेडियस 2 हो जाएगी। बस, मैं कुछ और क्या बोल गया, ये तो पता ही है अपने को। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो ये लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी डिस्टेंस, 1 माइनस सी, y पे 1 पुट किया अपॉन अंडर रूट ए अपॉन 1, यही हो जाएगी। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा यहाँ -1 होगा, -1 माइनस सी, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, -1 पुट किया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो कुछ है ही नहीं, ए 0 है, इज इक्वल टू 2, तो सी तो 1 ही आ रहा था। पॉइंट देखो मैंने सर्कल का सेंटर सही लिखा है ना, अब मैं तो लाइन की डिस्टेंस निकाला, पहले तो मैंने सेंटर सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लो। सेंटर सही है, इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस ए x1, x तो है ही नहीं, बी y1 तो 1 आएगा, प्लस सी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर तो है नहीं, इज इक्वल टू 2। अच्छा मॉड होता है ना इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा
माइनस ऑफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मॉड है तो एक बार 2 और एक बार -2, तो सी के यार फिर तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी मैम, जल्दी बोलिए। मैम टेस्ट ओवर हो गया, वो निकल गई होगी आई गेस, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, मैं क्लास में हूँ। समझ गए? लेकिन तुम लोगों को एक ही वैल्यू क्यों मिल रही? तुम लोगों को 2 वैल्यू नहीं मिलनी थी क्या? तो y इज इक्वल टू सी सर्कल की टेंजेंट, दो आंसर आ सकते हैं। लाइन फिक्स है, सर्कल फिक्स है। ये कोई सर्कल है, कह रहा है ये कोई लाइन है, टेंजेंट है, तो सी की वैल्यू, तो सी की 2 वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। हमने निकाली है पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस। 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक लाइन इधर साइड भी होगी ना, उसका आंसर भी आ रहा है सी के लिए। भाई डिस्टेंस जब इस पॉइंट की y इज इक्वल टू कांस्टेंट से डिस्टेंस अगर 2 कर दोगे तो एक लाइन नीचे एक लाइन ऊपर, सिंस यहाँ पॉइंट गिवन है इसीलिए एक सेटिस्फाई करेगा। फिर समझ गए बात? चलो अगला डाउट। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था ना कि सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें टेंजेंट की इक्वेशन में लिख लिया और 1,1 पॉइंट दे रखा है हमको, तो पुट करके x और x कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई 1। यही तो हम पहले बात कर रहे थे ना, यही तो बताया था कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो और कंपेयर कर दो, एक ही बात है वो। चलो जल्दी अगला। योरसेल्फ फॉर 5 से कोई पूछ रहा था सेकंड। 5 का सेकंड कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम एंड देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद किया है। हाँ, आर एल क्यूब अपॉन रूट नहीं है शायद, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है उस ट्रायंगल का एरिया। तो तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है और रेडियस निकालनी है। रेडियस तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल देख के बता सकते हैं, तो 5 ही है, r इज इक्वल टू 5 है, और l क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? याद ही नहीं फॉर्मूला, रूट s1 है, रूट s1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बस इक्वेशन ऑफ सर्कल में पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट है 4,6, डाल दो 16 प्लस 36 माइनस 25, रूट 27 आ जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, एल पता है, आर पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो अगला डाउट 6 का 2 कह रहा फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो मिड पॉइंट फॉर्म के इक्वेशन पता ही है हमें, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर पता है, इसी का लोकस पूछा है, वो सारी कॉर्ड्स जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं, मिड पॉइंट को ले लो h, k। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? t इज इक्वल टू s1, तो क्या हो जाएगा? xh प्लस yk पॉइंट t इज इक्वल टू 0, यही हो गया, xx1 yy1 माइनस a स्क्वायर। अच्छा वो वाला सर्कल है क्या, स्टैंडर्ड वाला? थोड़ा सा लंबा होगा ना। t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखनी आती है ना, xx1 प्लस yy1 प्लस g टाइम्स x प्लस h हो जाएगा यहाँ पे f टाइम्स
y प्लस के और क्या है c प्लस c, ये हो गया t इज इक्वल टू s1। तो x की जगह क्या डाल देंगे h और y की जगह k, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f k प्लस c। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो कॉर्ड है वो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब 0,0 से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0,0 सेटिस्फाई करा दो, 0 0 क्या बचा यहां पर gh प्लस fk प्लस c इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये पूरा राइट साइड वैसा ही हो जाएगा। तो बेसिकली राइट साइड की वैल्यू यही आ गई gh प्लस fk प्लस c। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हम राइट साइड की जगह ये लिख सकते हैं gh प्लस fk प्लस c। समझ गए, c से c कैंसल, fk भी कैंसल हो गया, देखो fk यहां बनेगा, gh भी कैंसल हो गया। तो फाइनली हमारा लोकस क्या आ गया, h की जगह बाद में फिर से रख देते हैं ना x और y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी का हुआ था पहले दिखाओ। कौन सा है, उन्होंने पहले सेटिस्फाई करा दिया है, क्या किया ये है? 0 0 है, तो हाँ। इसमें एक फॉर्मूला था ना y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस x माइनस x1। हमें 0 0 पॉइंट दे रखे हैं। ये तो डेरिवेशन है। अब मैंने इसमें x1 और y1 को 0 पुट कर दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन माइनस g अपॉन f x आ गया, तो f उधर चला गया, yf प्लस gx इज इक्वल टू 0। उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया और मैंने। लिख दिया क्या लिख दिया क्या होता है, वो इतना आ गया, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया आंसर आ गया। तो क्यों लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट है स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया था समझ में? हाँ, ये आ गया था। ठीक है, कर लिया नोट। अगला डाउट, अगला डाउट, इसका थर्ड सेवेंथ का थर्ड, सेवेंथ का सेकंड कि सिक्स का? अच्छा सिक्स तो हो ही गया। सेवेंथ का सेकंड, if the angle between tangents drawn to this from this is pi by 2 then find value of c। very good question, लेकिन अभी बहुत इजी है क्योंकि हमें पता है किस टॉपिक से है। कितने लोगों से हो गया है? अब कैसे किया है तुमने? हाँ ठीक है, देखो पार्थ ने tan थीटा करके किया है, जो कि ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अभी क्या, अगर तुम नोटिस कर लोगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है। अब बताओ, दो टेंजेंट जो 90 डिग्री बनाती हैं, जो 90 डिग्री पे मीट करती है, वो कहां पर लाई करता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल याद है क्या होता है? जहां पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मीट करती हैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है तो डायरेक्टर सर्कल है। तो अगर किसी सर्कल की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहीं भी मीट कर रही हैं, वो पॉइंट कहां लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल पे। समझ गए? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम 0,0 इज पाई बाई 2। तो इस पॉइंट से मान लो टेंजेंट ड्रॉ करिए, उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि 0,0 से दो टेंजेंट ड्रॉ की जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। उल्टा देखो इसको, यार इस सर्कल की तो ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहां पर होगा? डायरेक्टर सर्कल पे। मतलब ये पॉइंट किस सर्कल पे लाई कर रहा होगा? एक्स स्क्वायर। क्या फर्क होता है इस सर्कल और डायरेक्टर सर्कल में? बस रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं होल स्क्वायर वाले में, तो कैसे लिख सकता हूं इस सर्कल को?
x प्लस 2 होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कर लोगे, y प्लस 4 होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया होगा और 4 स्क्वायर 20 माइनस सी हो जाएगा। एग्रीड, समझ गया ना, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो ऐसा ही होगा। होल स्क्वायर देख के बना सकते हो कि 4x है तो उसका हाफ, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, 8y है तो उसका हाफ y प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। बाकी हमने इसके लिए 2 स्क्वायर ऐड किया होगा मतलब 4 ऐड किया होगा तो इस साइड 4 आएगा, इसके लिए 16 ऐड किया होगा तो इस साइड 16 आएगा, नेट कितना आ गया 20 और सी इधर आ गया। ठीक, ये करंट सर्कल है। जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो क्या होगा, यही इक्वेशन होती है बस इसमें 2 टाइम्स हो जाता है। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो इसमें लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इक्वेशन को कितने किया था इस मेथड से, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो इसमें लाई करेगा, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, 0,0 सेटिस्फाई करा दो, 4 और 16 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 2c, 2c इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 10। बात समझे, जैसे ही परपेंडिकुलर टेंजेंट देखो समझ जाओ डायरेक्टर सर्कल का क्वेश्चन है। इसीलिए जो हम बात कर रहे थे कि ऐसे सिलेबस में नहीं है डायरेक्टर सर्कल, लेकिन अब नहीं पढ़ा है तो फिर इस मेथड से करेंगे जो कि काफी लेंथी होगा पार्ट, अगर तुमने किया लेंथी पढ़ा था, कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, ये एकदम पूरा समझ के करने वाली चीज है। चलो अगला थर्ड भी कोई पूछ रहा था, कह रहा है if two tangents drawn from a point on the circle to the circle then find the, अरे कौन पूछ रहा है, दिख नहीं रहा है, डायरेक्टर सर्कल है, इसमें 25 इसमें 50 है, तो अगर उससे टेंजेंट खींची गई तो क्या हो उनके बीच का एंगल, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल। अरे अभी भी तो बात हो रही थी, किसी सर्कल की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जहां मेट करती हैं वो डायरेक्टर सर्कल होता है, तो ये पूरा ऐसे इसके बाहर बनता है। अभी उल्टा क्वेश्चन है कि इस सर्कल से दो टेंजेंट खींची गई, बताओ उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90। एक ही ऑप्शन है भाई मेरे, अगर डायरेक्टर सर्कल से पेयर ऑफ टेंजेंट खींची जाएंगे तो 90 तो बनेगा, वैसे ही तो डायरेक्टर सर्कल बनता है भाई, उसकी डेफिनेशन है जहां सर्कल की परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट कर रही है वो डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल से कभी भी पेयर ऑफ टेंजेंट खींचोगे उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। बस तुम्हें नोटिस करना है कि डायरेक्टर सर्कल है ये 25 50, ठीक है। और कोई डाउट, कहां तक करने थे, 8 तक, 8th में नहीं कोई डाउट, 8th का फर्स्ट, prove that polar of a given point with respect to any one of the circles where k is variable always passes through a fixed point whatever be the value of k। ऐसे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में किए हैं, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, किस तरह की सिचुएशन आती थी याद करो, फैमिली ऑफ लाइंस, अगर ऐसा आ जाए कुछ इस तरह आ जाए L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करते हैं, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि पोलर ऑफ अ गिवन पॉइंट, तो इसका पोलर बता दोगे, पोलर की इक्वेशन क्या होती है, पोलर की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होती है, चलो तो कोई पॉइंट है मान लो x1, y1, तो इसका पोलर क्या हो जाएगा, पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) माइनस k x प्लस x1 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पोलर की इक्वेशन हो गई। हमें यही प्रूफ करना है कि एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, दिख रहा है ना, दो तरह की इक्वेशन क्लियरली दिख रही है। इसको ऐसे लिख दिया जाए, शायद तुम लोग x1 y1 अच्छा नहीं लगेगा, मैं उस पॉइंट को a b बोल देता हूं और अच्छा लगेगा देखने में, a b a, देखो क्या हो गया ये ax प्लस by प्लस c स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया, माइनस k टाइम्स x प्लस a,
बताओ ये किसकी इक्वेशन है? फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस के टाइम्स L2, ये हमेशा कहां से पास करेगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन से। क्या है वो पॉइंट? x इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसमें तो क्लियर ही x इज इक्वल टू माइनस ए है, पुट कर दोगे y मिल जाएगा। x को माइनस ए पुट करेंगे तो y आ जाएगा, अरे बहुत फास्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी। ए कॉमा बी गिवन पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट आ गया, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए? आया मजा? समझ में आया? नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन ना सर्कल से? ठीक है, अगला डाउट। सेकंड भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स एंड विद द सेंटर। अरे तो बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना था सर्कल, सर्कल 1 प्लस लैम्डा टाइम्स हो गया होगा। कितने लोगों का हो गया? क्या है भाई, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जाना है तो सर्कल 1 क्या है? जल्दी से बोलो इक्वेशन। सर्कल 1 प्लस लैम्डा टाइम सर्कल 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन आ गई? फैमिली ऑफ सर्कल्स, वो सारे सर्कल जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से जा रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो स्पेसिफिक सर्कल मिल जाएगा। हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो सर्कल बताना है जिसका सेंटर कहाँ लाई करता हो, तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लो पहले, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस लैम्डा। इनफैक्ट हमें सिर्फ सेंटर में इंटरेस्ट है, सेंटर कहाँ से मिलता है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट से मिलता है, उस पर ध्यान रखो बस। वाई स्क्वायर किया तो 1 प्लस लैम्डा, एक्स एक्स कॉमन लिया तो -6 प्लस 2 लैम्डा, और y कॉमन लिया तो 2 माइनस 4 लैम्डा। एक कांस्टेंट कुछ भी अभी हमें मतलब ही नहीं, हमको तो सेंटर से मतलब है। सेंटर निकालने के लिए 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब ठीक है, बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है? इसका हाफ कर देंगे ना इसका, तो लैम्डा -3 उल्टा कर दिया मैंने, माइनस भी लगा दिया है, नहीं अभी नहीं लगाया, हाफ किया तो लैम्डा -3 उसका नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा -1 अपॉन, ये सेंटर है। नाउ सिचुएशन क्या कह रही है कि जो सेंटर है वो y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, मतलब उसका x इज इक्वल टू वाई होगा सेंटर के कोऑर्डिनेट में। आगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3। क्या पूछा गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल, लैम्डा 4/3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंदी थोड़ा हो जाता है बट प्रोसेस सब लोग समझ गए। कहाँ पर? सेम ही तो है, लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल ही तो है। ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना हर स्टेप में क्या हो रहा है। चलो अगला डाउट, थर्ड में डाउट। ओके गुड, वेरी गुड। चलो बचा हुआ टॉपिक पढ़ लेते हैं। पिछले टॉपिक में किसी को कोई इशू तो नहीं है? घर पे जाके पढ़ा था घर पे जाके, फॉर्मूले याद है सबको? अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी t इज इक्वल टू 0, अगर मिड पॉइंट गिवन है तो। ठीक, चलो बढ़े आगे, 12th टॉपिक पे आ जाओ, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट से पहले हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि दो सर्कल में कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं
अच्छा टेंजेंट से पहले छोड़ो, पहले ये बताओ दो सर्कल की इक्वेशन होंगी और हमें देख के बताना है कि वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दूर दूर हैं या एक दूसरे के अंदर है। ये कैसे पता कर सकते हैं हम अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो? वेरी गुड, रेडियस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस से पता चल सकता है ये। अगर दो सर्कल दूर दूर हैं मतलब टच नहीं कर रहे हैं तो जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी C1 C2 और जो रेडियस का सम होगा कौन सा इसमें ज्यादा होगा? C1 C2 ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है सम ऑफ रेडियस से। अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू, अगर इंटरसेक्ट कर जाए कम हो जाएगी, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए डिफरेंस आ जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सम ऑफ रेडियाई, इससे हम दो सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन बता सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दूर दूर हैं या एक दूसरे को कंटेन किए हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं इनकी कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं कि अगर दो सर्कल अलग अलग है तो बताओ इनके बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं? एक तो ये जा रही है टेंजेंट मान लो, दूसरी ये जा रही है, तीसरी और चौथी। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, दो सर्कल अलग दूर दूर हैं तो उनके बीच में 4 कॉमन टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं जो ग्रीन से बनी हैं, सेम साइड है, दे आर नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो क्रॉस करके हैं दे आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट ट्रांसवर्स। ठीक है, तो पहली बात आती है इनकी लेंथ निकालने की। पहले तो दोनों इक्वल होती हैं, दिख ही रहा होगा सिमेट्रिकल फिगर है, दिख रहा है। लेंथ नॉर्मल पाइथागोरस से निकल आती है, देखो ऑब्जर्व करो, मुझे मान लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो। अभी देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं विच इज पैरेलल टू टेंजेंट, बताओ ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल, दिख रहा है ना, पैरेलल है ये तो, पैरेलल है 90 90, रेक्टेंगल बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये R1 R2 और ये बीच के डिस्टेंस है सेंटर के C1 C2। अगर हमें सब कुछ पता है सर्कल के बारे में, C1 C2 पता है, ये कितनी हो जाएगी लेंथ? R1 माइनस R2 हो गया, ये पूरा R1 ये R2, तो यहां तक R2 हो गया, बस पाइथागोरस से लगा निकाल देंगे अब, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। देखो यही लिखा हुआ है सामने, वो सर्कल वेल टच, अच्छा ये तो कंडीशंस लिखी हैं। ये लेंथ का यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है क्या? अच्छा, 12th वाले में देखो सिर्फ ये वाला सिचुएशन था जो हमने अभी बात की है, टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ गए सब लोग? ठीक है, अच्छा लेंथ या नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखी है C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर हमें पिंक वाली टेंजेंट की निकालनी है लेंथ तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये रेडियस हो गई, अगला डायग्राम बनाना चाहिए था क्या, और ये रेडियस हो गई, मतलब सब मिक्स हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे बताओ? ये लेंथ निकालनी है पूरी, रेडियस ज्वाइन करने के लिए का यहाँ से सीधी लाइन खींचने के बाद बस नया डायग्राम बना लेते हैं क्या? ये ऐसे दोनों की जरूरत तो थी नहीं, अब ठीक है। तो
क्या क्या पता है अपने को, R1 R2, R1 R2, और हमें ये निकालनी है लेंथ, तो ये वाले ट्रायंगल चाहिए होंगे। ठीक है, बताओ भाई, मुझे तो नहीं आ रहा। किस मेथड से निकाल सकते हैं? रेडियस हम कर दें, आंसर देख के बोल रहा हूँ ना। हाँ, रेडियस हम क्यों कर दें? सिमिलैरिटी लग सकती है क्या? ट्रेपेजियम बना दें। ट्रेपेजियम कहाँ से बन रहा है? आई थिंक दोनों को इंडिविजुअली निकालना होगा। मान लो ये पॉइंट P है, तो अगर हम निकालें लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है AB, तो क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू C1P स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और ऑल्दो में AP स्क्वायर तो नहीं, AP चाहिए होगा ना, रूट लगाना पड़ेगा। और BP स्क्वायर इज इक्वल टू C2P स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। AP स्क्वायर सिमिलैरिटी भी लगेगी, क्योंकि दोनों को ऐड करने से होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं, और सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ही लगेगी, सिमिलैरिटी। P अपॉन BP, P अपॉन सिमिलैरिटी देखो एक बार, क्या रेशियो किसके इक्वल आएगा? AP अपॉन BP किसके इक्वल आएगा? दैट शुड बी सेम एज C1P अपॉन C2P, एंड दैट शुड बी सेम एज मतलब R1 अपॉन R2। तो अगर हम कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कर दें, क्या? क्या रेक्टेंगल बन रहा है? हाँ बनाओ भाई, इतना शायद मत बोलो। C1 से R2 कनेक्ट कर, C1 से R2 जहाँ पे टेंजेंट मिल आंसर, C2 से नीचे वाले नहीं नहीं नहीं, इससे ही आना चाहिए, और कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो दिस शुड बी सेम एज कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो अगर कर देंगे तो AP प्लस BP आ जाएगा, और लेकिन AP माइनस BP भी आएगा। ज्योमेट्री हम कर लेंगे इसको, मैं फिर कर दूंगा, कि अभी मैंने सोचा नहीं था कि ज्योमेट्री फंस जाएगी, तो भी मैं कॉल हाँ कॉल आ रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ, AP इंटू PB। हाँ यार, मतलब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो फिर AP स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर को AP प्लस BB होल स्क्वायर माइनस 2AP। हाँ आई नो, बट उसमें आ नहीं रहा है डायरेक्ट। अगर हम शुरुआत में ही कॉम्पोनेंटो ही याद आ रहा है मुझे, तो बस एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है कहाँ से क्या R1 प्लस R2 तो आ जाएगा। तो
करते हैं तो ए बी, ठीक है, विल अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कोई छोटा सा पॉइंट है वो दिख नहीं रहा है अभी। आगे बढ़ते हैं, लेंथ की बात है, फॉर्मूला याद कर लो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या था, कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं है, r1 माइनस r2 होल स्क्वायर था, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में r1 प्लस r2 हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो किसी भी कर्व के जो इंटरसेक्शन का एंगल होता है उसका मतलब क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली एंगल बनता है, बट अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये दो कर्व है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, एंगल तो लाइंस के बीच में ही बनता है। तो जब भी कर्व के बीच में इंटरसेक्शन के एंगल की बात हो रही है तो एक्चुअली में क्या बात हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टैंजेंट्स बन रही हैं उनके बीच के एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, अगेन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेना है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये वैसे तो सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, डायरेक्टली नहीं आएगा, और फॉर्मूला बहुत इजी नहीं है, तो अगर याद हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूले को दो फॉर्मेट में है, एक जी और एफ के फॉर्म में है, दूसरा रेडियस के फॉर्म में है। जो अच्छा लगे देख लो, रेडियस वाला वैसे थोड़ा आसान है, और ठीक है मैंडेटरी नहीं है, एज आई सेड, जिसको करना हो कर ले, नहीं करना हो कोई बात नहीं। बस यहाँ पर देखो ऑर्थोगोनल एक नया वर्ड आ रहा है, तो ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर दो सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर ऑर्थोगोनल सर्कल। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो कि अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो कंडीशन क्या है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, चलो लास्ट थिंग, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, locus of a point which moves in such a way that the length of tangent drawn from it to the circles are equal is called the radical axis। समझ गए, वो सारे पॉइंट, मान लो ये दो सर्कल हैं, कोई एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिससे इन दोनों सर्कल पे जब हम टैंजेंट खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ इक्वल आ रही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। लोकस ऑफ द पॉइंट जिससे लेंथ ऑफ टैंजेंट्स टू द टू सर्कल्स विल बी इक्वल, दैट लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। एंड ये एक लाइन होती है, कैसे निकलती है, बहुत इजीली निकलती है कि दो सर्कल अगर C1 और C2 हैं तो रेडिकल एक्सिस कैन बी फाउंड बाय C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, चलो कुछ नोट लिखा हुआ है, टू गेट द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम हमेशा ही करते हैं, सर्कल पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। If the circle touch each other, then the radical axis is the common tangent। अगर स्पेशल केस क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है वही हो जाएगी रेडिकल एक्सिस। बेसिकली उसी कॉमन टेंजेंट के हर एक पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बोथ द सर्कल्स पे इक्वल आएगा। When two circle intersect on the real points, then common chord is the radical axis। ठीक है, the radical axis of two circles is perpendicular to the line joining the center of two circles but not always pass through midpoint of it। समझे बात को, कि जो रेडिकल एक्सिस है, मान लो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये है, तो क्या कह रहा है कि जो रेडिकल एक्सिस होगी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से जा रही हो, ये मिड पॉइंट नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है, ये पता है। समझ गया, अगला पॉइंट, रेडिकल एक्सिस इफ एग्जिस्ट बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल। अगर रेडिकल एक्सिस है तो वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स मीट एट अ पॉइंट। अगर 3 सर्कल ले लिए जाए, ऑफ कोर्स रेडिकल एक्सिस पेयर वाइज बनती है, तीनों की सेम रेडिकल एक्सिस नहीं होगी, लेकिन कह रहा है अगर हम दो दो करके इसकी रेडिकल एक्सिस बनाए
इन दोनों की रेडिकल एक्सेस बनाए, और क्या रह गया, इन दोनों की, इन दोनों की रेडिकल एक्सेस बनाए, तो ये तीनों ही रेडिकल एक्सेस एक पॉइंट से पास होंगी, दे आर कॉन्कोरेंट, और इसी पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अगर 3 सर्कल हैं, हम पेयर वाइज रेडिकल एक्सेस ड्रॉ करेंगे, तो वो तीनों रेडिकल एक्सेस कॉन्कोरेंट होंगी, एक ही पॉइंट से पास होंगी, और उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, रेडिकल सेंटर। दैट मींस इस पॉइंट से तीनों सर्कल पे क्या होगा, इस पॉइंट से तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, ठीक। रेडिकल एक्सेस ऑफ 3 सर्कल्स मीट एट अ पॉइंट, ये आगे हम फिर से बात करेंगे इसकी। इफ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक then the radical axis does not always exist. Of course concentric circles में क्या तुम इक्वल टेंजेंट खींच लोगे बाहर से कहीं, और अंदर से पॉइंट होता नहीं है, बाहर पे टेंजेंट आ ही नहीं पाएगी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेडिकल एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इफ सर्कल्स आर नॉट कॉन्सेंट्रिक देन रेडिकल एक्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट। कॉन्सेंट्रिक में रेडिकल एक्सेस नहीं होगी, और अगर कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो जरूर होगी। If 2 circles are orthogonal to the third circle, then radical axis of both the circle passes through center of third circle. ज्यादा ही डिटेल वाला पॉइंट दे दिया है, एज इंफॉर्मेशन देख लो कि अगर 2 सर्कल तीसरे सर्कल से ऑर्थोगोनल है, समझ गए, 2 सर्कल अगर तीसरे सर्कल से ऑर्थोगोनल मतलब 99 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then the radical axis of both the circle passes through center of third circle, जिससे वो ऑर्थोगोनल है। A system of circle every pair of which have same radical axis is called a coaxial system of circle. वो एक सिस्टम ऑफ सर्कल मतलब बहुत सारे सर्कल हो जिसमें कोई भी 2 पेयर उठा लो, उनकी रेडिकल एक्सेस सेम ही हो, उस सिस्टम को बोलते हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ सर्कल्स को बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम। छोड़ दो, कोई ऐसे खास नीड नहीं है इसकी। चलो अगला आ रहा है रेडिकल सेंटर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या हम इन तीनों लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? 3 सर्कल है C1 C2 C3, रेडिकल एक्सेस क्या होता है C1 माइनस C2, तो तीनों के इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर तीनों के इक्वेशन निकाल सकते हैं तो कोई भी 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, रेडिकल सेंटर। तो देखो लिखा है कि रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स इज द पॉइंट फ्रॉम विच length of tangents on 3 circles are equal, that is the point of intersection of radical axis of the circles is the radical center of the circles. To get the radical axis of 3 circles we have to solve any 2, जो हमने जस्ट अभी बात की है। आखिरी इसके नोट, the circle with center as radical center and radius equal to length of tangent from radical center to any circle will cut the 3 circles orthogonally. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है इसी इंफॉर्मेशन पे, जिसको पता होगा उसको कुछ करना नहीं था। समझ में आया क्या बात लिखी है, आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया बताओ भाई। ये रेडिकल सेंटर है, रेडिकल सेंटर की क्या खासियत है, तीनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कह रहा अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए विद रेडिकल सेंटर एज सेंटर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट एज रेडियस, तो वो ये जो सर्कल बना है ये इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन था, अगर जिसको पता था उसने कर दिया। If 3 circles are drawn on 3 sides of triangle taking them as diameter, then its orthocenter will be its radical center. कह रहा है कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स को क्या लिया है, समझ में आ रहा है, पढ़ के नहीं आ रहा है। इन तीनों साइड को डायमीटर लेके 3 सर्कल ड्रॉ किए, ये पहली साइड को डायमीटर लिया, ये दूसरे साइड को लिया। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा 9th 9th में था कभी,
ऑल्दो स्पेशल केस कुछ था, 9 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल था, समथिंग लाइक दैट, बट था ऐसा क्वेश्चन। तीनों साइड को डायमीटर लेके अगर सर्कल खींचोगे तो क्या बोल रहा है? इट्स ऑर्थो सेंटर विल बी इट्स रेडिकल सेंटर। जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वही होगा इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर। प्रूफ रूफ पे नहीं जा रहे हैं, कोई वैसे हो जाएगा लेकिन छोड़ो। नेक्स्ट, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल orthogonal to two fixed circles is the radical axis between the two fixed circle. Locus of the center of a variable circle orthogonal to two fixed circle. दो फिक्स सर्कल है और बोल दिया जाए कि उस सर्कल का लोकस बताओ, उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताओ जो इन दोनों सर्कल से क्या हो, ऑर्थोगोनल। तो वो क्या निकलेगा? वो रेडिकल एक्सिस निकलेगी जो गिवन टू सर्कल है उसकी रेडिकल एक्सिस। ठीक है। Fourth point, if two circles are orthogonal, then the polar of point P on first circle with respect to second circle passes through the point Q, which is the other end. छोड़ दो इस पार्ट, कोई बात। ये सब बहुत डिटेलिंग वाली चीजें हैं, एडवांस में वो भी पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अभी इतना कुछ नहीं, सीधे जो हमने पढ़ा हुआ था वो चीजें सब कुछ आ जाएगा। चलो फिर कह रहा है कि आखिरी में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं एक बार। इफ द सर्कल S1 is equal to 0 bisects the circumference of the circle S2 is equal to 0, then their common chord will be diameter of circle S2। तो ऑब्वियस बात है, कुछ नहीं समझा तो मत समझो, कोई नई बात नहीं है। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल इज रूट 2 टाइम्स, ऑलरेडी पता है हमें। Locus of midpoint of chord of a circle subtend a right angle at a given point will be a circle। छोड़ दो। Length of side of equilateral triangle inscribed in a circle, ये कर लो यार। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल, सॉरी उल्टा बोला, अगर किसी सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी? √3 है। निकल आ गया। 9th में तुम लोगों ने किया, याद करो, तीन लोग बैठे हैं, उन वो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं, याद आया था क्वेश्चन? तो यही क्वेश्चन था, याद करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो अभी डायरेक्टली हमें पता है कि उसकी साइड क्या आएगी ट्रायंगल की? √3 है। If the length of tangents from point A and B to the circle are L1 and L2 respectively, if the points A and B are conjugate to each other, then छोड़ दो। ट्रांसवर्स कौन, अच्छा ये मैं तब पहले ही पूछने वाला था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लंबी थी या ट्रांसवर्स? फॉर्मूला देख के बताया था, फॉर्मूला देख के सोचो। वो R1 सब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लंबी होगी ट्रांसवर्स से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली। अभी एक बार मैंने कहा था हम लोग समरी लिख लेंगे, तो सब लोग लास्ट पेज पर आ जाओ और समरी लिखो, क्योंकि इस चैप्टर में काफी फॉर्मूले हैं, भूल जाओगे। इक्वेशन लिख लो, लास्ट पेज एकदम खाली है, देखो सबसे लास्ट पेज आ जाओ, छोटा छोटा लिखना ताकि लास्ट पेज, लास्ट बुकलेट का लास्ट, आखिरी चैप्टर ही तो है। इक्वेशन एक ही लाइन में दोनों लिख लेना, एक x² + y² इज इक्वल टू a², x² + y² इज इक्वल टू a²। इसी के आगे दूसरा क्या होता है जो जनरल फॉर्म है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। टेंजेंट लिखो, टेंजेंट x(x1) + y(y1), टेंजेंट, अच्छा एट x1, y1 लिख लो, टेंजेंट एट x1, y1
tangent at x1 comma y1, x1 plus y1 is equal to a square, इसी को ब्रैकेट में लिख लो, t is equal to 0. एक और इक्वेशन लिखो टेंजेंट की, y is equal to mx plus minus a root 1 plus m square. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y is equal to mx plus, if y is equal to mx plus c is tangent to circle, if y is equal to mx plus c is tangent to the circle. नहीं नहीं नहीं, दूसरे वाले में तो ये था, x की जगह x माइनस h आ गया था, y की जगह y माइनस k. c की वैल्यू सेम ही आती है, ओरिजिन हो या ना हो. मेन तो c की वैल्यू ही है, m तो नोन ही है. लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगला पॉइंट है, अगला उसको लिखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट s1. अगला इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सिर्फ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख लो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ss1 is equal to t square. Pair of tangents ss1 is equal to t square. अगला लिखो chord of contact, t is equal to 0. Chord of contact t is equal to 0. लिख लिया. Chord with given midpoint x1 comma y1, chord with given midpoint x1 comma y1, t is equal to s1. डायरेक्टर सर्कल, x square plus y square is equal to 2a square. अगला इक्वेशन ऑफ पोलर, फॉर पोल x1 comma y1, इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर पोल x1 comma y1, t is equal to 0. radical axis s1 minus s2 is equal to 0. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार रोज देख लिया करो, 2-3 दिन देखोगे, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो पारा पलट के बार बार क्वेश्चन करते वक्त बस देख मत लिया करो, एक बार याद करा करो, फिर क्वेश्चन करना शुरू किया करो, 2-3 दिन में सारे याद हो जाएंगे. ठीक है, डू योरसेल्फ 8 तक हो गया था ना हमारा. होमवर्क में करना 9-10 ही है ना, 9-10, और अभी कर लो, एक्सरसाइज 1 करना शुरू करो. डू योरसेल्फ 9-10 होमवर्क में हो गया, जो भी है 9-10-11 होमवर्क में हो गए, और अभी और होमवर्क मिला के क्वेश्चन कहाँ तक हो जाएंगे, पागल हो गए, 10 तो अभी हो जाएंगे होमवर्क मिला के. आज क्या है, फ्राइडे, अरे फ्राइडे है भाई, टेस्ट है तो क्या हुआ है, तो रेगुलर बात है टेस्ट. चलो 20 तक कर लेना. ठीक है, अभी करना शुरू करो, ब्रेक अगर लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो भी अच्छा ही है. ठीक है,
अभी एक एक्सरसाइज 1 करना है गाइस, होमवर्क में डू योरसेल्फ जो बाकी रिमेनिंग है वो करने हैं और अप टू क्वेश्चन 20 पूरा करना है हमें, ठीक है।